हेलो बेटा, क्या हाल चाल। चलो आज थोड़ा उसी में आगे बढ़ जाते हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिए थे। एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने होते तो कैसे निकालते थे, और साथ में उसके और डील कर लिया था स्नेल्स लॉ का प्रूफ भी कर लिया था। ये भी देख लिया था कि लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, रेयर से डेंसर में जाती है तो क्लोज टू नॉर्मल आती है। ये सब बातें हो गई थी। आज हम उसी में थोड़ा एक पॉइंट और आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे एपरेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की। यानी कि एपरेंट बेसिकली टर्म्स है क्या, पहले तुम्हें ये समझना चाहिए। देखो, एपरेंट का मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा है और मान लो उसकी कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, और तुम उसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो तुम्हें अपनी डिस्टेंस पे ना नजर आए, थोड़ा पीछे चला जाए या थोड़ा आगे चला जाए। अब अपने आप आगे पीछे तो जा नहीं सकता है, ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ये आगे जाना या पीछे आना या तुम्हारे क्लोज आना, जो ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर के क्लोज आना या ऑब्जर्वर से अवे चले जाना, ये कैसे होता, कैसे, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, एक पहली बात समझो, थोड़ा पॉइंट समझना, क्योंकि हमें रियलिटी में जो हमारी रियल लाइफ में हम जो घूमते फिरते रहते हैं उसमें ये नजर नहीं आता है। कहां पे नजर आता है ये मैं तुम्हें भी दिखाता हूं। जैसे मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है, वो तुमसे मान लो 1 मीटर पे, या मान लो तुम हो तो मेरे सामने 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो, ठीक है। कोई इधर बंदा है, वो मान लो 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। तो अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, वो भी एयर में और मैं भी एयर में हूं, और इधर जो 2 मीटर पे खड़ा है वो भी एयर में और मैं भी एयर में हूं, तो सोचो ये हमें जो डिस्टेंसेस नजर आएंगी ये रियल नजर आएंगी। मतलब वो मुझे 1 मीटर पे ही दिखाई देगा, वो हमें 2 मीटर पे ही दिखाई देगा। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है, या कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा हो, वो किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता हो, दोनों सेम मीडियम में है, तो फिर कोई भी एपरेंट डिस्टेंस अपीयर नहीं होगी। जो रियल डिस्टेंस होगी वही एपरेंट हो जाएगी, मतलब उसमें कुछ भी एडजस्ट नहीं करेगा। एपरेंट कहां पे अपीयर होता है मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे मान लो तुम एक पानी का बकेट लो, ठीक है, आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तुम आज ही करके देखना तुम्हें पता चल जाएगा। एक पानी का बकेट लो, ठीक है, और साफ पानी होना चाहिए, है ना, पता लगा गंदा पानी भर दिया और उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा। एक साफ पानी एक बकेट में भर दो और उसमें कॉइन डालो, और उस कॉइन को ऐसे ऊपर से देखो, है ना, ऐसे एयर से। पानी बकेट है, उसके अंदर कॉइन पड़ा है, तो वो कॉइन तुमको उसकी जो रियल डेप्थ है ना वो उससे थोड़ा ऊपर नजर आएगा। अगर तुम बकेट के बाहर से अगर देखोगे तो तुम्हें बकेट का जो लेंथ है वो ज्यादा दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कॉइन बहुत नीचे। लेकिन अगर उसको पानी से होके देखोगे ऐसे, तो तुम्हें लगेगा कि वो कॉइन है काफी ऊपर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वो एपरेंटली थोड़ा ऊपर नजर आता है। रियल में तुमने देखा होगा, 10th क्लास में ऐसे एक्सपेरिमेंट कराए जाते होंगे। एक बार याद करो, तुम्हें कराया गया होगा, एक ग्लास होगा, उसमें पानी होगा, उसमें एक पेंसिल डाली जाती थी, और वो पेंसिल ऐसे लगती थी टूटी हुई है, मतलब ऐसे डालो तो वो पिक्चर में कुछ ऐसे नजर आती थी। समझ आ रहा है ना? इस तरह पूरी पेंसिल है, पानी के अंदर जाएगी तो वो कुछ इस तरह से नजर आती थी कि टूट के ऐसे मुड़ गई है। ये सब एक्सपेरिमेंट आपने 10th में किए होंगे। ओके, तो हम बेसिकली उस एपरेंट की बात कर रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी डिफरेंट मीडियम में हो और हम किसी डिफरेंट मीडियम से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो हमें ऐसी चीजें दिखाई देती हैं और ऐसी चीजें हमें पता चलती हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ओके, तो चलो अब हम पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह से एपरेंट निकालेंगे और कैसे उसको डील करा जाएगा। ठीक, अंडरस्टैंड करना। मान लो मैं एक मीडियम बाउंड्री मान लेता हूं, सपोज ये कोई मीडियम बाउंड्री है और इधर का कुछ मीडियम है। मैं इसको वाटर अभी नहीं मान रहा हूं, क्योंकि वाटर मानने का भी कोई लॉजिक नहीं है, वो सब बाद में डील करेंगे। तुम उसको वाटर मान लेना, एयर मान लेना, कोई भी मीडियम मान लेना, मैं अभी जनरलाइज डीलिंग करूंगा। तो मैं इधर का मीडियम मान लेता हूं μ2 है। μ2 का मतलब क्या हुआ? विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना? अच्छा, और इधर कुछ मैंने मान लिया कि इधर का कुछ मीडियम है μ1, ठीक है, ये भी किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। और मैंने कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, और मान लो सपोज मैंने बोला कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया इस जगह पे, यहां एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रख दिया गया, और इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो यहां से आपको दे दी गई। ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है, समझ आ रहा है? और इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली कि जो आपको दी गई है वो यहां से मैंने डी मान ली। कितनी डिस्टेंस मान ली मैंने? डी। तो डी डिस्टेंस नीचे एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब सोचो इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं इमेज बनाऊंगा तो इस मीडियम से वे जाएंगी और उस मीडियम में पहुंचेंगी, तो एक इमेज बनेगी, क्योंकि कोई ऑब्जर्वर इधर होगा जो देख रहा होगा। तो यहां से एक रे ले जाओ ऐसे, याद है ना, ये सब हम लोगों ने किया है। अब ये नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, ये वाली जो रे है वो इस पे नॉर्मल इंसिडेंट हो रही, तो सीधे निकल जाएगी, ये सीधे चली गई। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि एक रे मैं यहां पे लाऊं, लाइक दिस वन, यहां पे हम नॉर्मल खींचेंगे, ये बताओ ये एंगल क्या होगा? इंसिडेंट एंगल। इसको क्या बोल देंगे? आई। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब ये मीडियम जो है μ2 और μ1, अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि अब ये जो इंसिडेंट रे है
ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने वाली है, तो तुम्हें ये पता होना जरूरी है कि ये मीडियम रेयर है कि डेंसर है ना। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है, तुम्हें ज्यादा बेटर समझ आएगा। बाद में तुम इससे मैं फ्री कर दूंगा, तुम कुछ भी मानो, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब आंसर आएंगे। तो अभी जरा सोचो कि अगर ये कंडीशन हो रही होगी तो रे कैसे जाएगी। तुम सोच के देखो कि ये रे जानी ऐसी चाहिए थी, लेकिन हुआ ये कि ये मीडियम है डेंसर, ये मीडियम है रेयर, तो डेंसर से रेयर जाते वक्त ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे जाएगी कहीं ना कहीं, पक्का। और मैंने तुमसे कहा कि यहीं कहीं मैंने एक ऑब्जर्वर को लगा दिया है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है यहां से। ये ऑब्जर्वर है, बात समझ में आ रही। तो यहां देख रहा है, अब सोचो इसके आई साइड में ये रे जा रही है, तो ये कहां से आती हुई इसको लगेगी, इसको तो पीछे बढ़ा दिस वन। अगर ये पीछे आ रही है रे, ये पीछे आ रहा है, तो यहां के क्या बन गए इमेज, इस जगह पे हमारी इमेज बन गई। और मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस इसकी यहां से कितनी है, y। अंडरस्टैंड हो रहा है। तो सोच यहां कहीं ऑब्जर्वर किस मीडियम में, μ1 में, ऑब्जेक्ट किस मीडियम में, μ2 में। तो सोचो ये ऑब्जर्वर अगर इसको देखने का ट्राई करता है, जबकि इस यहां से रे जा रही थी, लेकिन जब बाहर निकली तो मुड़ गई, तो इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहां नजर आएगा, यहां। तो सोचो ये कितना ऊपर शिफ्ट हो गया, ये आई थिंक समझ आ रहा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, पक्का। वो सब अभी बाद में बातें करते हैं। तो इमेज यहां बन गई, इस तरीके से मैंने निकाला। चलो इसको मान लेते हैं इंसिडेंट एंगल, अगर ये आई है तो ये एंगल भी कितना होगा, आई। अच्छा तो मुझे बताओ ये नॉर्मल है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, आर। रिफ्रैक्टेड एंगल, ये तो डॉटेड लाइन थी, इससे शिफ्ट हुआ था, ठीक है। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ये सबको समझ आना चाहिए। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको क्लियर समझ में आ रहा है। अब जरा एक बात सोच के देखो, क्या मैं इस जगह पे स्नेल्सन लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। देखो जरा स्नेल्सन लगाएंगे तो क्या होगा, अगर मैं इस जगह पे स्नेल्सन लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, देख ये कौन सा मीडियम, μ1, इसमें एंगल कितना बन रहा है, सॉरी μ2, इसमें एंगल कितना बन रहा है, आई। ये कौन सा मीडियम है, μ1, इसमें एंगल कितना बन रहा है, आर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो हम कैसे कहेंगे, यार तो इससे क्या होगा ना, μ2 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू μ1 साइन ऑफ आर। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, μ1 माने आर माने, कंफ्यूज मत होना, है ना। बिल्कुल एकदम अच्छे से समझो इस चीजों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब वहां पे मत चला जाना कि सर हमने पीछे जो पढ़ा था उसमें μ1 साइन आई होता था। अरे वो तो मैंने डेफिनेशन समझाई थी कि इंसिडेंट एंगल का साइन और उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो हमेशा ऐसे लिखना, इसमें इंसिडेंट एंगल कितना बन रहा था, आई, रिफ्रैक्टिव भी कितना, तो ये तो क्या लिखोगे, μ2 साइन आई, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। अब ध्यान से समझना, मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस x है, ये वाली डिस्टेंस क्लियर है। ये डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, x, यहां बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये डिस्टेंस कितनी है, x। अब सोच के देख, अगर मैं यहां पे साइन आई लिखूंगा, आई है, इसमें देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, ये इसमें साइन आई इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ आया ना, ये परपेंडिकुलर है और ये उसकी हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर हो गया x और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, ये आएगा, पक्का। तो मैं अगर यहां देखूं तो मैं लिखूंगा μ2 और साइन आई की जगह मैं लिखूंगा x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ध्यान रखना ये साइन आई है, दिस अपॉन दिस, ओके। दिस इज इक्वल टू μ1 साइन r, साइन r इज इक्वल टू साइन r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये बात सबको समझ आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ऐसा दिया है कि x नॉट इक्वल टू 0 है, तो तुम इन दोनों टर्म्स को कैंसिल आउट कर सकते हो। समझ आ रही है, ऐसे नहीं उड़ाया जाता, ये मैथ्स में थोड़ा गलत माना जाता है, तो ध्यान रखना जब x नॉट इक्वल टू 0 इनको हटा सकते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, μ2 अपॉन अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू μ1 अपॉन अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस फॉर्मूले को मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, यही तुम्हें ऐसे ही याद कर लेना, इसमें कुछ बड़ी चीज है नहीं।
बट एक और छोटी चीज समझना, तुम याद करो एक चीज तुम और पढ़ते थे कि अगर तुम थीटा को स्मॉल बोलो, क्या बोलो, थीटा बहुत स्मॉल होता था, तो तुम्हें वहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा आता था और यही हो जाता था टेन थीटा भी। अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा इज थीटा और टेन थीटा भी थीटा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्यों हम ऐसा बोलते थे कि अगर थीटा टेंडिंग टू जीरो होता है तो सोच साइन थीटा भी टेंडिंग टू जीरो होगा, यानी वो पूरी वैल्यू भी जीरो की तरफ टेंड करती है, तो उसको साइन थीटा ना लिख के थीटा लिख दो तब भी काम चलेगा, और सेम एज टेन के साथ भी होता है। अब जरा यहां समझना, जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है, यानी अगर मैं यहां से बात करूं, इस जगह से देखो, यहां से अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगा कि म्यू टू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन ऑफ आर। बात समझ में आ गई? अब देख, अगर ऑब्जर्वर हमारा यहां था तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो नॉर्मल के क्लोज ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता, कहीं दूर से देख रहा होता है, तो ये फॉर्मूला वैलिड है, इसमें कोई डाउट नहीं जरा सा भी, ओके। लेकिन अगर इस ऑब्जर्वर को मैं मीडियम म्यू में ही रखूं, किसमें, म्यू वन में, लेकिन उसको मैं यहां पे ले आऊं, प्लीज अंडरस्टैंड करना, अगर मैं उसको इस जगह ले आऊं, यानी कि अगर हमारा ऑब्जर्वर यहां पे आ जाए, तो अब देखो जरा, पहले वो यहां था, अब यहां से शिफ्ट करके यहां आ गया, तो x कहां चला गया, टेंडिंग टू जीरो। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि x टेंडिंग टू जीरो, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये पॉइंट यहां आएगा तो I टेंडिंग टू जीरो, और अगर I टेंडिंग टू जीरो तो R टेंडिंग टू जीरो। तो अगर x टेंडिंग टू जीरो हो रहा है तो ये करस्पॉन्ड करेगा I टेंडिंग टू जीरो, और सेम एज I टेंडिंग टू जीरो, तो इसका मतलब R टेंडिंग टू जीरो। और अगर ये दोनों स्मॉल हुए तो हम ये कह सकते हैं टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या होता है, I एंड R ये क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। और अगर ये स्मॉल हो गए तो तुम इससे जरा एक बात समझो, वो लिख सकते हो म्यू टू, और साइन आई की जगह क्या कर सकते हो, टेन आई, और इसी को क्या लिख सकते हो, म्यू वन, और इसको क्या लिख सकते हो, जरा ढंग से देखो, ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा टेन आर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज इक्वल टू टेन आर। अब जरा ढंग से समझना, देख ये आई लिखा है कि नहीं लिखा, समझ आ रहा है? तो देख टेन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन दिस, अंडरस्टैंड हुआ? तो तुम क्या लिखोगे, म्यू टू एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू म्यू वन एक्स अपॉन वाई। मेरी बात ढंग से समझ में आ रही होगी, इसमें 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अब एक चीज सोचो जरा, अभी भी यहां पे x इक्वल टू जीरो नहीं है, यहां पे x टेंडिंग टू जीरो है, तो अब इसको भी हटा सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया म्यू टू अपॉन डी इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन वाई। एक तो इसको ऐसे ही याद कर लो, और थोड़ा सा एक टर्म इसमें निकालते हैं, यहां से y को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, तो y इज इक्वल टू आएगा म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू टी। ये एक टर्म आ गया, यानी तुमने y निकाल लिया। ऐसे याद रखने का भी एक तरीका है, ये इस पे कुछ क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी निकाले जा सकते हैं। इसमें याद ये रखना होता है, तुम्हें ये जो फॉर्मूला है ना, उसको देख कैसे ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट ये क्या है, म्यू टू है। याद ऐसे मत समझना कि म्यू टू मीडियम में डी डिस्टेंस है, एक्चुअली डी डिस्टेंस जो है वो यहां पे म्यू टू आएगा कि म्यू वन आएगा, ये इस बात पे डिसाइड नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट किस मीडियम पे रखा है, 100% गारंटी के साथ। वो मैं तुम्हें टाइम के साथ समझाऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ऐसे समझते हैं कि डी जो है वो म्यू टू। मैं कह रहा हूं कि अगर एक मीडियम और लगा दिया जाता तो इसमें भी चेंज होता है। यहां जो टर्म लिखा होता है ना, वो लिखा होता है कि लाइट रे किस मीडियम से इंसिडेंट हो रही है, और एपरेंट डिस्टेंस के ऊपर जो लिखा होता है लाइट रे रिफ्रैक्ट करके किस में जा रही है। ये टाइम के साथ तुम्हें समझ आएगा, मैं समझाऊंगा भी, इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा पक्का। बट अभी फिलहाल तुम याद रखो y इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू इनटू डी, यानी कि ये डिस्टेंस तुमने निकाल ली। तो जो ऑब्जेक्ट रखा था डी डिस्टेंस नीचे इस सरफेस बाउंड्री से, वो तुम्हें कहां नजर आ रहा है, y पे। अब प्लीज मेरी थोड़ी देर के लिए एक बात और ढंग से सुनना, ठीक है? ये आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा। अच्छा बताओ, जब ऑब्जेक्ट क्लोज टू नॉर्मल नहीं होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर ऑब्जेक्ट क्लोज टू नॉर्मल है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ आ रही मेरी बात? बट इससे भी जनरलाइज मैं इसको करूंगा ताकि तुम्हें थोड़ी और मजा आए और हम क्वेश्चंस बहुत आसानी से डील कर सके।
पक्का? कोई डाउट तो नहीं? तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एक अच्छा और बात समझ लेते हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं कहूं कि ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज डेल्टा वाई। डेल्टा वाई बोलो या इसको कई लोग डेल्टा एक्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट। ये शिफ्टिंग है, कितना शिफ्ट हुआ ऑब्जेक्ट यहां से यहां। तो शिफ्टिंग कैसे निकालोगे? ढंग से देखो जरा, शिफ्टिंग कैसे निकाली जाती है, ध्यान समझना। दिस इज शिफ्ट, जो शिफ्ट हुआ वो कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है d, और ये डिस्टेंस कितनी है y, जिसको मैं क्या लिखूंगा d माइनस वाई। अब जरा इसको समझना, d माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, μ1 अपॉन μ2 इंटू डी। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दैट मीन दिस इज इक्वल टू डी बाहर ले लो और ब्रेकेट ओवर 1 माइनस μ1 बाई μ2। ये क्या है, ये है एपरेंट शिफ्ट, वो कितना शिफ्ट कर गया। तो अगर मैं बात करूंगा कि शिफ्ट मुझे निकालनी है तो वो ये शिफ्ट आ जाएगी कि कितना शिफ्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है? उसको डेल्टा वाई बोल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, या डेल्टा एक्स बोल दो, शिफ्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये पार्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले बेसिक। इसमें बहुत कुछ अभी होगा, ओके, बट इसको मैं बताता हूं। याद रखना, ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब ऑब्जर्वर नॉर्मल के क्लोज नहीं हो, नॉर्मल से दूर कहीं से ऑब्जर्व कर रहा हो, पक्का? तब ये लगाना है। अगर वो नॉर्मल से क्लोज ऑब्जर्व कर रहा होगा तो ये लगाना है। बट इससे भी एक और बेहतरीन चीज बनाते हैं, वो भी समझना। उसमें मैं तुम्हें ये सबसे फ्री कर दूंगा कि कौन से मीडियम से आ रही है, कहां जा रही है, इससे कोई लेना देना नहीं होगा। वो मैं तुम्हें और ज्यादा जनरलाइज करता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, अभी ये जो ऑब्जर्वर है वो किस मीडियम में है, μ1, पक्का? कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस ऑब्जर्वर को मैंने यहां से उठा के यहां रख दिया, क्लोज टू नॉर्मल है, ध्यान रखना। अभी भी मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, ये ऑब्जर्वर क्लोज टू नॉर्मल ही है, बट अब ये यहां आ गया। तुम्हें बात समझ आ रही? और मैंने कहा कि वो इस जगह से सपोज कुछ d1 डिस्टेंस पे आ गया। कहां पे आ गया? d1 पे। कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ में आ रही है? अब तुम समझो, ये जो ऑब्जर्वर है वो भी μ1 मीडियम में है, और ये जो ऑब्जर्वर है वो भी μ1 मीडियम में है, पक्का? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो सोच, यहां से देखे या यहां से देखे, एपरेंट में तो चेंज नहीं आएगा, वो तो y नजर आएगी। हाँ, ये बात अलग है कि यहां से देखेगा तो y प्लस डी हो जाएगा, और यहां से देखेगा तो y हो जाएगा। लेकिन जो एपरेंट डिस्टेंस है, अगर हम बाउंड्री से देखें तो हमें जो y नजर आ रही है, ठीक है, अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो वो डिस्टेंस केवल जुड़ जाएगी, बाकी एपरेंट तो y तो वही रहा ना, y में तो चेंज नहीं हुआ, पक्का? तो अगर कोई बंदा इस जगह से ऑब्जर्व कर रहा है, कहां से? इस जगह से, तो उसको जो एपरेंट दिखाई देगी, यहां से जो ऑब्जर्वर है, अगर उसको एपरेंट की बात की जाए, प्लीज ढंग से समझना यार, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बट है बहुत बेहतरीन चीज। मतलब कुल मिला के ऐसे समझो, जैसे मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, ढंग से सुनना, और मैं बाउंड्री पे हूं और मेरे यहां पे आगे पानी भरा है और एक बंदा कोई वो पानी में है और मैं उसको देख रहा हूं कि वो मुझे कहां नजर आ रहा है, वाई पे। प्लीज अंडरस्टैंड करना, मैं कहां पे देख रहा हूं उसको, वाई पे। तो मुझे एपरेंट कितना नजर आ रहा है, वाई, और मैं कहां हूं, एयर में, पक्का? अब सोच, अगर मैं x डिस्टेंस पीछे चला जाऊं तो मुझे y तो वो नजर आएगा ही जाएगा, और x उसमें और जोड़ देंगे क्योंकि मैं उसके पीछे चला गया। तो सोच, यहां से देखने में क्या नजर आ रहा था, जो d पे था, μ1 मीडियम से देखने में, क्लोज टू नॉर्मल देखने में y नजर आ रहा था। अब इसी को उठा के मैंने यहां शिफ्ट कर दिया जो कि d1 पे नजर आ रहा है। तो अगर मैं यहां से एपरेंट पूछूं तो क्या वो d एपरेंट, ध्यान से समझना, मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं, d apparent is equal to y plus d1। y तो यहां से नजर आ ही गया था, अब तुम ऊपर गए तो अब रे थोड़ी ना उसमें रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? अब इसको और समझो जरा, ढंग से ध्यान देना। अब इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, सुनना मेरे बात ढंग से, इनकी वैल्यू डालना। तो जरा अब इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, d apparent is equal to y की वैल्यू कितनी है, ये देखिए, μ1 अपॉन μ2 इंटू डी प्लस d1।
डी एपरेंट इज इक्वल टू, यहां से जरा तुम एक टर्म देखो, म्यू1 को बाहर ले, अगर तुम म्यू1 को बाहर निकालते हो तो यहां से आ जाएगा डी अपॉन म्यू2 प्लस डी1 अपॉन म्यू1। मेरे हिसाब से तुम्हें यह बात समझ आनी चाहिए। अबे इसको बाहर निकाल लिया भाई, तो ये नीचे डिवाइड नहीं होगा जाके इसमें, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है, पक्का समझ में आ रहा है ना यार? नालायकी मत करो, ये बिल्कुल आसान बात है ना, ये सबको समझ आनी चाहिए। ओके, अब तक एक चीज मैं और तुम्हें समझाता हूं, तुम मेरी बात थोड़ी ढंग से समझना इस चीज को। यहां पे हो क्या रहा है, तुम मेरे पास सोचो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान देना। देख, ये वाई जो था ना, वो ये नजर आ रहा है, ये वही केस हुआ कि जब तुम बकेट में पानी लेते हो और पॉइंट डालते हो तो वो तुम्हें रियल डिस्टेंस पे ना नजर के कहां नजर आता है, ऊपर, ये वाई शिफ्ट हो गया। तो इसको कई बार लोग एपरेंट डेप्थ भी बोलते हैं, एपरेंट डिस्टेंस बोलो या एपरेंट डेप्थ बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये क्या लिखिए, ये एपरेंट डेप्थ है और ये क्या होगी, शिफ्टिंग, पक्का। अब ढंग से एक और बात समझो, ये मैंने क्यों बनाया, तुम्हें यही फॉर्मूला याद रखना है, इसी पे सब कुछ चलेगा। मेरी गारंटी है एपरेंट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब मैं इसी पे लगा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तुम्हें होने नहीं दूंगा, पक्का। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं है यार, पक्का सब कुछ समझ में आ रहा है। अब एक और केस बनाते हो, तुम्हें समझाते हैं। देखो, ऑब्जर्वर याद रखना किस मीडियम में था, ये मीडियम म्यू1 था और ये म्यू2 था, है ना। एक और केस करते हैं। देखो, मान लो मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि अब ऑब्जर्वर को मैं नीचे रख देता हूं, मतलब तुम्हें थोड़ी बात तो समझ आए? केस ये क्योंकि ये सरफेस है और ये, ओके। अब ऑब्जर्वर मैंने यहां रख दिया, सॉरी ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है। और अब इस ऑब्जेक्ट की मैं इमेज बनाऊंगा, ठीक है। ये मीडियम मैंने मान लिया म्यू1 है और ये मीडियम मैंने मान लिया म्यू2 है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, पक्का सबको समझ में आ रहा है। ये डिस्टेंस जो है, इस वाली डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इसको क्या मैं डी मान लूं, ठीक। अब सोचो अगर इससे एक रे इधर आएगी निकल के ये, तो क्या जो रे ये आ रही है वो सीधे चली जाएगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं यार, नॉर्मल से 0 डिग्री बना रही है तो 0 डिग्री पे तो जाएगी। अच्छा, अगर एक रे तुम यहां लेके आते हो, एक दिस वन, ठीक है, उस पे नॉर्मल कैसा आएगा, ये नॉर्मल आ गया। बताओ ये एंगल कितना होगा, इंसिडेंट एंगल। अब सोच, लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, क्योंकि कंडीशन तो मैं अभी यही मान रहा हूं, तो वो लाइट रे कुछ ऐसे चली जाएगी, समझ आया? उसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन वो रेरर से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब एक ये रिफ्रैक्टेड रे, एक ये रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों कहीं आगे मिलेंगे नहीं। जब कहीं नहीं मिलेंगी तो सोच, इसको तुम पीछे बढ़ाओ, इसको तुम पीछे बढ़ाओ ये, और इस वाली रे को अगर तुम पीछे बढ़ाओ, तुम्हें बात समझ आ रही है? इस वाली रे को मैं अगर पीछे ले जाऊं, ये वाली रे, तो वो रे कुछ यहां मिलेगी जाके। तो सोच, जो ऑब्जेक्ट यहां था, क्या ये वाली रे डॉटेड लाइन बना ना, ये पीछे जा रही है ऐसे, और ये डॉटेड लाइन यहां मिल रही है। सोच, ये डिस्टेंस यहां से तुम्हें क्या पता थी, डी, लेकिन अब ये डिस्टेंस क्या हो गई, वाई। ये इंसिडेंट एंगल है, ये पूरा, दिस इज आई, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल है जिसको हम आर बोलते हैं। तुम सोचो ये कौन सा मीडियम था। अच्छा बताओ, ऑब्जर्वर कहां लगा होगा, ऑब्जर्वर कहां होगा, देखो ऑब्जर्वर कुछ यहां कहीं होगा, ये वो इसको देख रहा होगा तो उसको यहां से नजर आ रहा होगा, पक्का समझ में आ रही मेरी बात, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, अगर मुझे ये फॉर्मूला, वो तो एक्स एक्स वाला प्रूव है, मैं यहां पे केवल इतना कहना चाह रहा था तुमसे कि ये कौन सा मीडियम था, डेंसर, और ये कौन सा मीडियम था, रेरर। अगर तुम डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में रखी हुई चीज को देखते हो तो वो तुम्हें अपनी हाइट से और ऊपर नजर आती है। इसको बोलते हैं एपरेंट हाइट, एपरेंट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
वो देख पानी में रखा था तो एपरेंट डेप्थ थी, वो पानी से कितना नीचे गहराई पे नजर आता था, ये कितनी हाइट पे नजर आ रहा है, तो ये और ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो तुम समझ लेना, कभी भी अगर तुम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की में रखी हुई चीज को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो क्या वो चीज उससे और ज्यादा दूर नजर आएगी। इसलिए पानी में जो मछलियां होती हैं, जो फिश होती हैं, जब वो ऊपर देखती हैं तो उनको कोई भी ऑब्जेक्ट और दूर नजर आता है। बात समझ में आई? अरे आगे तो भी इसमें बहुत कुछ चलेगा, मैं तुम्हें ऐसे भी समझाऊंगा कि पानी के अंदर जो मछली होती है ना, वो जब बाहर देखती है ना तो उसको पूरी दुनिया एक सर्कल में नजर आती है। उस सर्कल की तो हम रेडियस निकालना भी तुम्हें सिखाएंगे, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि अगर हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रखी हुई चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो वो बाउंड्री से और ज्यादा ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और दूर नजर आएगी, बाउंड्री से दूर नजर आएगी। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? अब तुम एक बात मुझे बताओ, इसको जरा ढंग से समझना। ये जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें दिया है, इस फॉर्मूले को थोड़ा ऑब्जर्व करने वाली चीज है, वो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ये देख म्यू1 क्या था, मैं उस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा जस्टिफिकेशन देता हूं, प्लीज जरा समझना। इसके थोड़ी देर पहले तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने अभी यहां पे ये माना था कि यहां ऑब्जेक्ट है, समझ आ रहा है कि नहीं यार? ये डिस्टेंस डी थी, यहां पे तुम वे लेके आ रहे थे, है ना? बल्कि ऐसे कर लो ना, यहां पे ऑब्जर्वर था, ओके। ये डिस्टेंस कितनी थी? d1, और ये डिस्टेंस कितनी थी? d। ये मीडियम क्या था? म्यू2। ये मीडियम क्या था? म्यू1। वो फॉर्मूले को देखो, देख ये जो बाहर लिखा होता है ना ब्रैकेट के बाहर, प्लीज जैसा बोलूं वैसे समझना, ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है वो ऑब्जर्वर का मीडियम होता है, कि कौन से मीडियम से ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो हमेशा ये वाला होता है। पक्का? तो सोच, मैंने ये पहले लिखा, अच्छा अब देखा उस मीडियम में बाउंड्री से कितनी डिस्टेंस है? d1, तो मैंने लिखा d1 और उसके नीचे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या है? म्यू1, प्लस उसके बाद देखा कि दूसरे मीडियम में कितनी डिस्टेंस है बाउंड्री से, देखो ये कितनी डिस्टेंस है? d, और उसके नीचे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अंडरस्टैंड हुआ? देख यहां पे वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऑब्जर्वर कहां है? अच्छा, ये क्लोज टू नॉर्मल ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? क्लोज टू नॉर्मल के लिए। अगर ये क्लोज टू नॉर्मल ऑब्जर्व कर रहा है तो इसका मतलब, इसमें जरा मेरी 2-3 पॉइंट्स तुम समझ लेना कि कैसे ऑब्जर्व कर रहा होगा क्लोज टू नॉर्मल। तो अगर ये क्लोज टू नॉर्मल ऑब्जर्व कर रहा है इस तरीके से, पक्का, तो तुम सोच के देखो, यहां से अगर ये ऑब्जर्व कर रहा होगा तो यहां क्या जीरो है तुम्हारा? ये डिस्टेंस तो है ही नहीं ना, ये तो डी नजर आ रहा है ना। तो अगर तुम डी एपरेंट यहां पे लिखोगे तो ये डिस्टेंस तो है नहीं। पक्का क्लियर समझना है यार, कुछ गड़बड़ मत करना, प्लीज अंडरस्टैंड करना, ओके। तो यहां से ऑब्जर्व करोगे तो d1 तो नहीं है ना, तो d1 तो जीरो हो गया, लेकिन ऑब्जर्व कहां से कर रहा है? म्यू2 से। तो जब तुम डी एपरेंट लिखोगे तो उसको कैसे लिखोगे? कौन से मीडियम में ऑब्जर्वर है? म्यू2 में। लेकिन म्यू2 में तुम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो? बाउंड्री से। तो इसका मतलब d1 नहीं है ना, तुम यहां से ऑब्जर्व कर रहे थे तो बाउंड्री से कितना ऊपर था? d1, यानी यहां पे d1 कितना हो गया? 0 डिवाइडेड बाई म्यू2, प्लस दूसरे मीडियम में कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट ये, बात समझ आ रही है? कुछ गड़बड़ मत करना। ऑब्जेक्ट कितना है? d, तो d अपॉन। अब जरा ढंग से समझना, जब इसको अंदर ले जाओ, इसको थोड़ी देर के अंदर ले जाओ, तो ये नंबर तो जीरो ही हो गया। देख आया क्या? म्यू2 अपॉन म्यू1 इंटू डी, और ये जो डी एपरेंट है वो बेसिकली यही तो है। तो क्या यही हमारा y है? ये हमारा क्या बन गया? y। अब जरा सोच के देखो, ढंग से समझना, यहां y आ रहा था म्यू1 अपॉन म्यू2, म्यू1 अपॉन म्यू2। सोच, म्यू2 ज्यादा था तो ये नंबर 1 से छोटा है। हे भगवान, ये नंबर 1 से छोटा है ना, तो सोच y d से छोटा हो जाएगा। y d से छोटा हो जाएगा ना, लाइक मत करो यार, ये सिंपल मैथ्स है। यहां म्यू2 बड़ा है, म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, तो ये नंबर 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है कि नहीं है? अगर ये नंबर 1 से बड़ा है तो सोच y d से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया एपरेंट हाइट। यही फॉर्मूला तुम्हें हर जगह लगाना है, 1% कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ये मेरी गारंटी है। पक्का? ये लॉजिक समझ में आया? यानी कि अगर तुम डेंसर मीडियम से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे, कहां से ऑब्जर्व करोगे? डेंसर मीडियम से,
और ऑब्जेक्ट कहां रखा है, रेयर मीडियम में, तो वो तुम्हें और ऊपर नजर आएगा, यानी वो बाउंड्री से दूर चला जाएगा। और अगर तुम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रखे हुए ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे तो वो बाउंड्री के क्लोज आ जाएगा। पक्का सब कुछ समझ में आ रहा है? इसमें एक लॉजिक लोग और लगाते हैं, कई बार इसमें ऐसी चीजें आती हैं, वो तुम्हें थोड़ा समझ लेना है। देख, अच्छा ये बताओ, ये शिफ्टिंग निकाल लोगे, डेल्टा वाई निकाल के देखते हैं। चलो ये भी कर लेते हैं। तो यहां पे डेल्टा वाई कैसे निकालोगे, यार देखो, ये डेल्टा वाई निकाल रहा हूं, ढंग से समझना। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितनी है, वाई, वाई है कि नहीं, और ये कितना है, सॉरी ये डी, तो दिस इज इक्वल टू वाई माइनस डी। वाई कितना है, वाई अभी तुमने निकाला है, दिस वन, μ2 अपॉन μ1 इंटू डी। अंडरस्टैंड हो रहा है नहीं हो रहा है? माइनस डी, तो क्या हो जाएगा, डी यहां क्या आ जाएगा, μ2 अपॉन μ1 माइनस 1। दिस इज द एपरेंट शिफ्टिंग। सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए तुमको, बहुत आसानी से ये बात समझ में आ रही है। एवरेज शिफ्टिंग हमने यहाँ पे भी निकाली थी, यहाँ पे भी निकाल लिया। अब कई बार लोग इसको ऐसे करते हैं कि माइनस कॉमन ले लो, तो ये जनरलाइज फॉर्मूला बन जाता है। ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आएगा तो दूर चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो क्लोज आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म्स भी तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखो एक और चीज, तो ये लिखना और सिखा देता हूं, ये बनाना, ठीक है। देखो ये सबको क्लियर हो गया, एपरेंट हाइट एपरेंट डेप्थ वाला। बाकी और चीज समझते हैं। मेन आता है कि ये फॉर्मूला तुम कैसे लगाओगे, हमें मेन उसकी थोड़ी सी टेंशन हो रही है, वो तुम जरा समझ लो, क्योंकि तुम्हें अगर वो प्रैक्टिस नहीं हुआ और उसको तुम नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत है। ये वाला फॉर्मूला देख, मैं ऐसे करूंगा, 1 स्लैब, 2 स्लैब, 3 स्लैब, और यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये डिस्टेंस d1 है, ये d2 है, ये d3 है, ये d4 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ4 है, इसका μ3 है, इसका μ2 है और इसका μ1 है। यानी ये डिस्टेंस कितनी है, d1, ये डिस्टेंस d2, ये d3, और ये वाला यहां पे कोई ऑब्जर्वर है जो नीचे की चीज को ऑब्जर्व करना चाहता है। किसको ऑब्जर्व करना चाहता है, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। μ4 μ3 μ2 और μ1, पक्का। ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में है, पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ढंग से ध्यान देना। ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में है, तो क्या लिखोगे, डी एपरेंट इज इक्वल टू, जिस मीडियम में ऑब्जर्वर हो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर लिख लो, ब्रैकेट लगा लो। अब देखो क्या उस मीडियम में बाउंड्री से कोई डिस्टेंस है, यस, d4 रख दो, d4 डिवाइडेड बाय उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ4, समझ आएगी नहीं, प्लस अब देखो दूसरे मीडियम में डिस्टेंस कितनी है, बाउंड्री की, दोनों बाउंड्री के बीच में डिस्टेंस d3, तो क्या करोगे, d3 अपॉन μ3 प्लस तीसरे मीडियम में d2 अपॉन μ2 प्लस इसमें कितनी, d1 अपॉन μ1। ये फाइनल आंसर आ गया। यानी अगर तुम्हें डी एपरेंट निकालना है तो बेसिकली ये आंसर है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कहीं पे भी लगाओ, कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती, कभी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं, पक्का। अब जैसे मान लो ये कौन ऑब्जर्व कर रहा था, ये ऑब्जर्व कर रहा था, पक्का। अब मैं तुमसे कहूं कि एक ऑब्जर्वर यहां है, चलो बाउंड्री पे बिल्कुल टच करके देखते हैं ना तुम क्या करते हो। ये ऑब्जर्वर ये देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, इस वाले ऑब्जेक्ट को, पक्का। चलो करके देखते हैं, तुम बताओ आंसर कैसे होगा। जहां भी तुम्हारा मन करे वहां लगाओ, मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर ये ऑब्जर्वर देखेगा, ढंग से देखना, ये वाला ऑब्जर्वर, तो वो क्या करेगा, देखो ये देख रहा है, ढंग से ध्यान देना, कुछ गड़बड़ मत करना यार तुम लोग, ठीक है। ये देख रहा है, कौन सा मीडियम है, μ3, तो डी एपरेंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, μ3 वाला बाहर रखो। क्या इसमें कोई डिस्टेंस है बाउंड्री से, नहीं, ऊपर वाली डिस्टेंस नहीं लेनी, ये बाउंड्री जिधर देख रहा है वो वाली बाउंड्री से कोई डिस्टेंस नहीं है ना, तो वहां क्या आ जाएगा, 0 अपॉन μ3
देख लो पहले। अच्छा, दूसरी बाउंड्री कितनी डेप्थ की है? d2, तो प्लस d2 अपॉन μ2। अब ऑब्जेक्ट ये कितना है? प्लस d1 अपॉन μ1। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? μ3 ब्रैकेट ओवर d2 अपॉन μ2 प्लस d1 अपॉन μ1। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं? अच्छा चलो, मान लो मैं कह दूं कि एक ऑब्जर्वर यहां है, ये भी किस मीडियम में है? μ3 में, लेकिन वो यहां है। अंडरस्टैंड होगा कि नहीं हो रहा है? μ3 में, लेकिन ये टच करके रखा है, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा? देखो जरा, डी एपरेंट इज इक्वल टू, कौन से मीडियम से देख रहा है? μ3 से, ब्रैकेट ओवर। अब इसमें कितनी डिस्टेंस है? d3, तो d3 अपॉन μ3 प्लस d2 अपॉन μ2। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। d1 अपॉन μ1 ये आ गया। कोई डाउट नहीं है? पक्का? कोई टेंशन मत लेना। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि कोई ऑब्जर्वर कहीं पे मान लो, चलो कहां मान ले, यहां मान लेते हैं, इस जगह, क्या यहां मान लो, चलो इस जगह, ये ओके, और ये डिस्टेंस तुम्हें दी गई है, सपोज दिस डिस्टेंस इज d0। पक्का? अब चला इसके बारे में लिखते हैं। चलो देखो, ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा? डी एपरेंट। सब देख एक ही ऑब्जेक्ट को रहना लायक हो, इसको को है ना, और किसी को मत दिखा देना, पता लगा यही हो जाए। तो डी एपरेंट कितना? डी एपरेंट इज इक्वल टू, ये देख रहा है कौन सा मीडियम है? μ2, 12 ब्रैकेट ओवर। इसमें कितनी डिस्टेंस है बाउंड्री से ऑब्जर्वर की? d0 डिवाइडेड बाई μ2, क्योंकि ये मीडियम μ2 है। इसमें कितनी डिस्टेंस है? d1। बेटा इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। मैंने तुम्हें सब चीजें समझा दी, अलग अलग जगह से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, एक एक पॉइंट तुम्हें समझा दिया। इसमें कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए, किसी भी तरह की नहीं। ठीक है, बोलो तो इसलिए क्वेश्चन भी कर लेते, तुम्हें थोड़ा समझ आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? चलो देखो, ये क्लियर हुआ? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आगे समझेंगे। ये सब बहुत आसान होता है, बट तुम इसको लगाने की बस तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए। देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि मान लो यहां पे कंटेनर है, ठीक है, चलो इस कंटेनर में मैंने क्या किया कि यहां पे ग्लास भर दिया, यहां पे ग्लास है, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल टू 3/2। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, और यहां पे मैंने पानी भर दिया, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। ये डिस्टेंस मैंने मान ली 12 है, और ये डिस्टेंस मैंने मान ली 9 है, ठीक है, सेंटीमीटर मान लो चलेगा, ठीक है। और जो कंटेनर है उसके बॉटम में यहां पे अंदर से एक ब्लैक कलर का मार्क लगा हुआ है, ये यहां ऑब्जेक्ट है, पक्का? और मैं तुमसे कहूं कि यहां पे ऑब्जर्वर है, दिस इज ऑब्जर्वर, और बाहर एयर है, यहां सब एयर है। आपको बताना ये ऑब्जर्वर, देखो एक कंटेनर है, उसमें नीचे ग्लास लगा हुआ है, ग्लास का कंटेनर है, और एक मार्क लगा हुआ है इस जगह पे, उसके ऊपर ग्लास रखा हुआ है, ग्लास कितना 9 सेंटीमीटर का है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, फिर उसके ऊपर पानी भरा हुआ है 12 सेंटीमीटर तक, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ठीक है। और बाउंड्री पे कोई ऑब्जर्वर ऐसे देख रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो उसको कितनी दूरी पे नजर आएगा, ध्यान से समझना, कुछ गड़बड़ मत करना। देख, ऑब्जर्वर कहां है? एयर में। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। तो कैसे लिखोगे? एपरेंट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट ओवर। अब देख, यहां तो वो इसको टच करके दे रहा है, कोई डिस्टेंस तो है नहीं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उसमें तो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, ओके। अगर लिखना तो तुम लिख सकते हो, उसको क्या लिखोगे? 0/1, क्या फर्क पड़ता है यार, ओके, प्लस ये डिस्टेंस कितनी है? 12 डिवाइडेड बाई 4/3, प्लस ये डिस्टेंस कितनी है? 9 डिवाइड बाई 3/2। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देख, ये हो गया 1,
ये तो खत्म, 0, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ गया 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 प्लस ये कितना हो गया 9 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। तो सोचो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा 3, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा 3, तो ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दैट मींस दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 6 व्हिच इज इक्वल टू व्हाट 15 सेंटीमीटर। रियलिटी में था कितना 21। एक रियलिटी में ये रियल इसकी डिस्टेंस कितनी थी 21, तुम्हें नजर कहां आ रहा है 15 सेंटीमीटर पे। और सोच तुम देख कहां से रहे हो, एयर से, रेयर मीडियम में, कहां देख रहे हो डेंसर मीडियम में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आई थिंक 1% भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से कर सकते हो। और देखो और एक चीज आती है, एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, तुम्हें ज्यादा समझ आएगा, ध्यान से ध्यान देना। मालूम अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहां कहीं नीचे, चलो ये तुम्हें होमवर्क दे देता हूं ना, करके आना, उसमें क्या है होमवर्क। चलो मालूम मैं तुमसे बोलूं कि कंटेनर है, ओके, इसमें मैंने, एक मिनट रुको, एक कंटेनर, समझना क्वेश्चन को, एक कंटेनर है और कंटेनर की टोटल हाइट है 21 सेंटीमीटर। कंटेनर की कितनी हाइट है 21 सेंटीमीटर, पक्का। आपको बोला यह जा रहा है कि इसमें कितने हाइट तक पानी भरा जाए, क्या बोला जा रहा है, कितने हाइट तक पानी भरा जाए h, कि कंटेनर तुम्हें ऊपर से देखने में हाफ फिल्ड नजर आए, आधा भरा हुआ दिखाई दे, पक्का। क्वेश्चन समझ में आया, कितनी हाइट तक पानी भरा जाए, h फाइंड करना है कि कंटेनर तुम्हें ऊपर से देखने में आधा भरा हुआ नजर आए, ठीक है। h निकालना, कितनी हाइट तक पानी भरो कि कंटेनर तुम्हें ऊपर से देखने में ऐसा लगे कि वो कंटेनर आधा भरा हुआ है, पक्का। समझ आ रहा है कि नहीं यार, ध्यान रखना। तो इसमें h निकालना है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है 4/3, ये तुम्हें गिवन है, ओके। एक ये क्वेश्चन हो गया, एक और, इसमें बहुत सारी चीजें मैं कराऊंगा, अभी तो जैसे एक बेसिक लेक्चर ये था तुम्हारा इसका, इसमें तो कितने क्वेश्चंस होते हैं। मैंने तुमसे बोला कि यहां पे चलो मान लेते हैं यहां पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहां वाटर है, वाटर नहीं कोई लिक्विड मान लो, और तुमसे वाटर मान लेंगे तो पता लगा तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा तो वाटर का तुम ऐसे ही बताने लगोगे, ठीक है, तो वो नहीं, यहां कोई लिक्विड है, ठीक है, और उसमें मछली है, सपोज ये, ठीक है, और यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एयर है, ये पता नहीं कौन सा लिक्विड है, मुझे पता नहीं, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है, ठीक। जब ऑब्जर्वर, इसको मान लो O डैश और इसको मान लो O, ठीक है, जब ऑब्जर्वर देखता है फिश को, ठीक है, इसको देखता है फिश को, पक्का, तो उसकी एपरेंट डिस्टेंस उसको S1 नजर आती है, ओके। और जब फिश देखती है ऑब्जर्वर को, बात समझ में आ रही, तो उसकी एपरेंट डिस्टेंस उसको S2 नजर आती है, ये गिवन है, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है ये कौन देख रहा है, ये डी एपरेंट है, कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर, किसको देख रहा है, फिश को, समझ आ, इसको तुम F मान लेना ज्यादा बेटर है। तो मैं कह रहा हूं कि एपरेंट डिस्टेंस ऑफ फिश, लेकिन ऑब्जर्व कौन कर रहा है, O डैश, और ये क्या लिखा हुआ है, ये है एपरेंट डिस्टेंस ऑफ O डैश विद रिस्पेक्ट टू फेस, पक्का। ये दोनों चीजें तुम्हें दी गई हैं, ये गिवन है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है न्यू, ये डिस्टेंस नहीं दी, ये डिस्टेंस नहीं दी, तुम्हें सोचना है। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, ये करके लाना, ओके। चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, ओके बेटा, गुड डे।